नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी। तो आज हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की एक ऐसी तस्वीर जो आपको बताएगी एक इंसान की दास्तां, एक ऐसे व्यक्ति की दास्तां जो ना सिर्फ जंगल के लिए जंग लड़ रहा है, बल्कि अपनी जिंदगी को भी इस जंग में दांव पर लगाने के लिए तैयार है। तो आज हम आपको दिखाएंगे जंगल, जिंदगी और जंग की ये दास्तां। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं अपनी इस खास खबर में राम बाबू उर्फ जंगली की। नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। राम बाबू उर्फ जंगली। आपने आमतौर पर शायद जंगली का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जंगली हैं एक ऐसा शख्स है जो उत्तराखंड के लिए बेहद अहम है, क्योंकि उत्तराखंड के राज्य पक्षी को बचाने के लिए ये लगातार कोशिशें कर रहा है और उसकी हालत खराब है। इस वक्त वो अस्वस्थ चल रहा है, उसकी तबीयत नासाज है, सांस की तकलीफ उसको हो रही है, लेकिन सरकार है कि उसकी सुध नहीं ले रही है। लेकिन इस सब के बावजूद हौसला डगमगाया नहीं है राम बाबू का उर्फ जंगली का। वो बार बार यही कहते हैं कि जब तक उनकी सांसें हैं, जब तक उनकी जिंदगी है, राज्य पक्षी को बचाने के लिए जंगली अपनी जंग लड़ता रहेगा। जंगलों और पशुओं से प्रेम करने वाले राम बाबू जंगली सिर्फ इसलिए परेशान नहीं कि सरकार संजीदगी के साथ जंगलों और जानवरों के लिए कदम उठाने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्हें मां गंगा में हो रहे प्रदूषण की चिंता भी सता रही है। मोनाल पक्षी के अस्तित्व को बचाने के लिए जंगली लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही अनदेखी की वजह से अब जंगली ने चेतावनी दी है कि अगर अभी भी सरकार ने संजीदगी के साथ उनकी आवाज को नहीं सुना और मोनाल को बचाने और मां गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कदम नहीं उठाए, तो अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाने से गुरेज नहीं करेंगे। मां गंगा और मोनाल पक्षी के लिए मैं बहुत बड़ा काम करना चाह रहा हूँ। जो काम आज तक शायद किसी ने ना किया हो, वो काम मैं करने जा रहा हूँ। और वो इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इन जीव जंतुओं से और गंगा माँ से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव भी है। इनके लिए तो मैं जान भी दांव पे भी लगा सकता हूँ। जंगली ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने की चेतावनी दे दी है। यकीनन मामला अब संजीदा है, क्योंकि जंगली लंबे वक्त से जंगलों में रहे हैं और जानवरों की भाषा को भी जानते हैं। ऐसे में अगर वो मोनाल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन जिम्मेदार लोगों को भी इस मामले में आगे आने की जरूरत है, जो कहते तो बहुत है लेकिन काम नहीं करते। अगर अभी भी जंगली की बातों को नहीं सुना गया और जंगली ने कोई कदम उठा लिया, तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। स्पेशल डेस्क नेटवर्क 10। ये रिपोर्ट देखकर आप कुछ तो समझ गए होंगे कि मोनाल पक्षी को बचाने के लिए किस तरीके से जंगली यानी राम बाबू मुहिम चला रहे हैं। लेकिन सबके पीछे दरअसल पूरा अगर हम नजरिया देखें तो जंगली ये मुहिम अकेले चला रहे हैं। राज्य पक्षी को बचाने के लिए, मोनाल को बचाने के लिए अकेले मुहिम चला रहे हैं। इसके अलावा 28 साल का लंबा वक्त गुजार दिया है राम बाबू उर्फ जंगली ने जंगलों में। क्यों? दरअसल इसलिए क्योंकि राम बाबू ये चाहते हैं कि जो तमाम वन्य जीव हैं जिनकी जिंदगी पर लगातार खतरा मंडराता रहता है, उनको बचाने के लिए, उनका हैबिटेट बचाए रखने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो किए जाएं। और ये सारा प्रयास जंगली अकेले करते हैं, सरकार उनकी सुध नहीं लेती है। और हालात तो तब और बदतर हो जाते हैं जब अकेले इन वन्य जीवों की लड़ाई लड़ रहा जंगली बीमार पड़ता है तो भी उसकी सुध लेने के लिए कोई नहीं जाता है। प्रशासनिक नुमाइंदे जो हैं वो खामोश बैठे रहते हैं और मीडिया के बताने के बावजूद कोई सुध नहीं लेते हैं। नेटवर्क 10 ने भी कोशिश की है आम आदमी को भी इस जंगली के बारे में रूबरू कराने के लिए कि जंगली के बारे में कम से कम हम ये जाने कि दरअसल वो कर क्या रहे हैं और किस तरीके से बचा रहे हैं, और इनकी मुहिम में अगर हम साथ हो पाएं तो और ये बेहतर होगा। चलिए पहले हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जंगली वन्य जीवों की जो भाषा है उसको समझते भी हैं, उनसे किस तरीके से बातचीत भी करते हैं और
क्या क्या प्रयास करते हैं वन्य जीवों को बचाने के लिए। देखिए रिपोर्ट। यदि हम कहें कि पक्षी और जानवर क्या कह रहे हैं अपनी भाषा में, तो हम कहेंगे कि हमें नहीं पता, क्योंकि हम पक्षियों व जानवरों की बोली भाषा को नहीं समझते। लेकिन एक ऐसा नाम है जो जंगल के पशु पक्षियों की आवाजों को सुनकर समझते भी हैं और स्वयं उन्हीं पशु पक्षियों की आवाज में बात भी करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम बाबू जंगली की, जिन्होंने अपने इस हुनर को दिखाकर लाखों दिलों में अपने लिए जगह बनाई है। आपका जन्म बालगंज कोटद्वार में हुआ है। आर्थिक तंगी के कारण आपकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई और इसी तंगी के चलते राम बाबू जंगली ने अपने घर को छोड़ा और पलायन कर गए जंगलों की ओर। जंगलों को ही अपना घर बना लिया इन्होंने। आप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 2002 से कार्य कर रहे हैं। सन 1998 से पशु पक्षियों के संरक्षण हेतु कार्यरत रहे। 200 से अधिक पशु पक्षियों की आवाज की नकल करने में आप माहिर हैं। फिलहाल आप मोनाल पक्षी, जो उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है, उसके संरक्षण के लिए भी आप कार्यरत हैं। निस्वार्थ सेवा करना ही इनका उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आपने अभी तक 2,38,000 पेड़ 13 जिलों में बच्चों के माध्यम से लगाए हैं, क्योंकि वन कटान होने से मूलभूत जंगलों का विनाश ही हो रहा है। आपकी खासियत ये है कि जिन जीव जंतुओं और पक्षियों की राम बाबू आवाज निकालते हैं, उनके साथ संवाद करने और समझने की योग्यता भी राम बाबू में खूब है और आपको सभी बाकी लोगों से अलग करती है। राम बाबू इसके अलावा जड़ी बूटियों के संरक्षण में भी काफी प्रयासरत हैं। उनका मानना है कि उनका जीवन उत्तराखंड राज्य व मोनाल पक्षी को समर्पित है। गंगा को बचाने के लिए भी राम बाबू ने कई आंदोलनों को किया और पदयात्राएं भी निकाली, जिसके लिए उन्हें अभी तक कोई प्रतिफल नहीं मिला है। इस आंदोलन के चलते ही उन्हें फेफड़ों की बीमारी से भी जूझना पड़ा। उनका मानना है कि सरकार जनता को बताए कि इस राज्य पक्षी को बचाने व गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए वो क्या कर रही है। उनका मानना है कि उनका तन मन धन सब उत्तराखंड राज्य व राज्य पक्षी के लिए समर्पित है और वह आगे भी अपने जीवन को जल, जंगल और पर्यावरण को ही समर्पित करेंगे। वह राज्य के कई हिस्सों में भारी तादाद में छात्रों से जुड़कर जल, जंगल और पर्यावरण के लिए सदैव कार्यरत है। कई विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाकर अपनी आवाज, अपने कार्यों के माध्यम से वह जागरूकता फैलाना चाहते हैं और अपने जंगल और पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जरा सोचिए उस विडंबना के बारे में। सरकार लाखों करोड़ों खर्च करती है पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार के पास बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं। लेकिन जो शख्स लगातार सीधे संपर्क में होता है पर्यावरण के और पर्यावरण को बचाने के लिए अकेले दम पर मुहिम चला रहा होता है और जो नज़ीर बन सकता है पूरे राज्य के लिए, कम से कम जो युवा पीढ़ी है उसको यह बताने के लिए कि किस तरीके से प्रकृति और इंसान के बीच एक संवाद स्थापित किया जा सकता है, एक सार्थक संवाद स्थापित किया जा सकता है और प्रकृति का किस तरीके से हम प्राकृतिक तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उपादेयता क्या होती है,
प्रकृति की मनुष्य के लिए इसका जीता जागता उदाहरण दे सकता है। जो शख्स उसके बारे में प्रशासन को कोई सुध नहीं होती है। मोनाल पक्षी के बारे में बहुतेरे लोग ऐसे होंगे जो जानते भी नहीं होंगे, फिर उन्हें बचाने की कोशिश करना तो दीगर बात है। ऐसे में राम बाबू उर्फ जंगली लगातार इस मुहिम को अकेले दम पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुप है, खामोश है। उनकी सुध लेने के लिए प्रशासन कभी आगे नहीं आता है। वैसे आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय हमें दे सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं कि क्या किस तरीके से हो सकता है जंगली जो है राम बाबू जो हैं उनकी हम लोग हेल्प कर सकें, उनकी सहायता कर सकें, और जो प्रशासनिक लापरवाही है उनको लेकर या इस तरीके के मुद्दों को लेकर उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी हमें बता सकते हैं। हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर, उन पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। वैसे आपको हमने बताया कि राम बाबू उर्फ जंगली कुछ दिनों पहले बीमार थे। जब वो बीमार थे, हॉस्पिटल के बेड पर अकेले पड़े थे, सांस की तकलीफ है, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। खुदा का शुक्र है कि अब वो कुछ भले चंगे हो गए हैं, चलने फिरने लायक हो गए हैं। लेकिन जब वो बीमार थे कुछ दिनों पहले, तो प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली। दरअसल प्रशासन को शायद ये मालूम ही नहीं है कि राम बाबू उर्फ जंगली हैं कौन। वन्य जीवों को बचाने के लिए वो शख्स जो इतनी मेहनत कर रहा है अकेले दम पर, वो है कौन। हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो आपको बताएंगी कि जब राम बाबू अस्पताल के बिस्तर पर अकेले पड़े थे तो उनके साथ सांस की तकलीफ तो थी ही, साथ ही एक बात की तकलीफ और थी, वो ये थी कि प्रशासन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा, उनकी जरा भी सहायता नहीं कर रहा। देखिए रिपोर्ट। मैं मर जाऊंगा साहब। सरकार ये मुझे कुछ नहीं कर पा रही, मैं मर जाऊंगा साहब, मुझे बचा लो बस। जंगली की गुहार। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन काल के लिए कुछ कर सकूं। मोनाल को बचाओ। मोनाल पक्षी कंठ में बैठा है मेरे, मुझे बचा, मुझे बचा। क्यों पड़ा जंगली नाम, सरकार मेरी जान बचाओ। कौन बचाएगा जंगली को, उठ गया है अब ये सवाल। दून अस्पताल के वार्ड नंबर 13 के 6 नंबर के बेड में लेटा ये वही राम बाबू जंगली है जो 200 से अधिक पशु पक्षियों की आवाज निकालते रहे हैं, मगर आज इनकी खुद की आवाज अटक रही है। सांस की बीमारी से ग्रस्त राम बाबू जंगली दून अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जानते हैं उनकी ये हालत क्यों हुई। साहब जंगली 18 सालों से वनों में भटक भटक कर राज्य पक्षी मोनाल को बचाने की कवायद में जुटे हुए थे, और आज मौत और जिंदगी के बीच झूलते राम बाबू जंगली को अब भी है मोनाल की चिंता। मोनाल पक्षी की चिंता में हूँ मैं। मोनाल पक्षी की चिंता में 18 साल जिंदगी वनों में काट दी है। पर्यावरण के प्रति में मुझे चेतना है कि मैं इन पशु पक्षियों का सुख दर्द को समझ सकूं। ऐसा नहीं कि जंगली से कोई अनजान हो। राज्यपाल महामहिम से लेकर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने कई बार तारीफों के पुलिंदे बांधे हैं जंगली के, तो अखबारों की सुर्खियां भी रहे हैं जंगली। लेकिन अफसोस आज वो सांस तक नहीं सही से ले पा रहे हैं, क्योंकि घटती राज्य पक्षी मोनाल की तादाद और सांस की बीमारी ने उन्हें इस हालत में लाकर छोड़ दिया है। कोई भी नहीं पहुंचा, ना मुख्यमंत्री पहुंचा, ना सबूत पहुंचा, न प्रधानमंत्री न धनी पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। सूद लेने नहीं आया था प्रभु, मेरी हालत खराब है। मैं तो सुंदरलाल बोगड़ा को पता चल गया, वो दौड़ा ही आएगा। अगर पता चल गया जंगली पर बहुत जिंदगी काट रहे हैं। राज्य पक्षी मोनाल को बचाने वाले जंगली दोबारा से कभी मोनाल के संरक्षण के लिए आवाज उठा पाएंगे? इन हालातों में
और क्या कभी दोबारा पशु पक्षियों की आवाज निकलेगी उनके कंठ से इस हालत के बाद? कहां सो गए हुक्मरान और कहां हैं कुकुरमुत्तों की तरह राज्य में फैला समाज सेवी संगठन? राज्य पक्षी मोनाल को बचाते बचाते राम बाबू जंगली आज खुद ही मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार आएगी और उन्हें बचाएगी, लेकिन उठता है सवाल कि राम बाबू जंगली को दून अस्पताल में लेटे हुए, इस बीमारी की हालत में लेटे हुए हफ्ता भर से ज़्यादा बीत गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी सुध नहीं ली। उठता है सवाल कि आखिर उत्तराखंड राज्य में गरीब का पूछने वाला है कौन? कैमरामैन विक्रम के साथ रतन नेगी, नेटवर्क 10। और आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं इस पूरे मुद्दे पर। हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक दर्शक रमेश रावत देहरादून से। रावत साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर आप? हम तो ये कहना चाहेंगे सर कि जैसे आप ये दिखा रहे हैं जी, जो जंगली बाबू की जो कहानी आप सुना रहे हैं जी, और एट स्पोर्ट दिखा रहे हैं, तो इससे व्यक्ति को माने जंगल उसमें पशु पक्षियों की चिंता करने के लिए सरकार के पास विभाग है जी, वन विभाग है जी, और वन विभाग को ही मतलब पहले इस प्रथम दृष्टि से इस ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए था जी, और उन लोगों को जो है एक फोकस इन पर करना चाहिए था कि ऐसे ऐसे लोग भी जो है यहाँ पर हैं जी, हेलो इस देवभूमि में हैं जो कि मतलब पशु पक्षियों को बचाने की बात करते हैं, जिनका सब्जेक्ट जो है, जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है इसमें निछावर कर दी है जी, जल जमीन और उसमें जी, तो इनको जो है सशक्ति से जो ये करना चाहिए कि वन विभाग ही इनका जो है टोटल जो है खर्चे का जो है इंतजाम करे, इनका इलाज करवाए। और सरकार को प्रमुख वन संरक्षक को इस संबंध में आदेश कर देने चाहिए कि आप इन्हें देखें, वो करें। रावत साहब, आपको लगता है कि जो जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले को उठानी चाहिए थी उसमें वो नाकाम साबित हुआ है? वो नाकाम साबित हुआ है। बताओ, एक आदमी मर रहा है उसको वो सरकार उसके उत्तराखंड के जीव जंतुओं पर जी, और पशु पक्षियों से लेकर के जो जिसने एक मतलब वो बना दिया, अपना एक सब्जेक्ट ही बना दिया, तो उसने कहीं ना कहीं खामियां तो देखी हैं। वन विभाग तो सही तौर पर फेल है इसमें जी, और शासन प्रशासन तो है ही फेल। जी, जब ये जो है मतलब जिम्मेदारियां संबंधित विभाग नहीं निभा पाते हैं, नहीं वो कर पाते हैं, तो बताओ ऐसे शख्सों को जो है आगे आना पड़ता है और अपनी जिंदगी को निछावर करना पड़ता है, तो उसके प्रति भी तो जो है विभाग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शासन प्रशासन को देनी चाहिए। जी, रावत साहब, बहुत बड़ी पूंजी आती है वनों को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, सब कहाँ चली जाती है? दिखाई नहीं पड़ती। और जो अकेले दम पर मुहिम चला रहा है उसकी भी सहायता नहीं कर पा रहा प्रशासन। मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। और उसको तो ये सारे जो है खा जाते हैं। पेड़ों के लिए वृक्षारोपण का प्लांटेशन आएगा तो प्लांटेशन में जो है आपने आए दिन कहानियां और तमाम वो साबित भी करके जो है पत्रकारों ने भेजी हैं कि पेड़ वहाँ जो है पॉलीथीन दबा दी जाती है, पेड़ गदेरों में फेंक दिए जाते हैं, पूरे प्लांटेशन में नहीं होते हैं। तो सारे चोर बैठा रखे हैं विभागों में। जब तक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां नहीं तय करेगी सरकार जी, और शासन प्रशासन जब तक सचेत नहीं होगा, तब तक तो ऐसी जिंदगियां जो है पता नहीं कितनी बर्बाद होती रहेंगी। चलिए, आपसे रावत साहब आखिरी सवाल आपसे एक चलते चलते कि क्या आपको लगता है कि तमाम जो सामाजिक संगठन हैं या एनजीओज हैं वो भी जंगली की ओर से अपनी निगाहें फेरे हुए हैं? बिल्कुल फेरे हुए हैं। इनका भी क्या होता है, एनजीओ के जो लोग हैं ये भी तो लाखों और करोड़ों रुपए का घोटाला करके जो है मतलब अपने को समाज सेवी साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर असली समाज सेवी ये लोग हैं तो ये इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो इतनी तस्वीर दिखा रहे हैं जी, आप सच्ची कहानी को जो है एक जो है प्रत्यक्ष रूप में जो है सामने दिखा रहे हैं, तो किसी कोई आया सामने? जी, चलिए रावत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस बेहद महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं के लिए, बहुत शुक्रिया। और अपने अन्य जो दर्शक हैं जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, हम
उनसे भी कहना चाहेंगे कि अगर उनकी कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मुद्दे पर तो वो भी हमें फोन करके अपनी राय रख सकते हैं। हमारे फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, उन पर फोन करके आप अपनी राय रख सकते हैं। तो दरअसल ये पूरा मसला कुछ ऐसा है कि एक शख्स है जो अकेले दम पर वन्य जीवों को बचाने के लिए, उत्तराखंड के राज्य पक्षी को बचाने के लिए मुहिम चलाए हुए है, लेकिन प्रशासन शासन उसकी तरफ से आंखें मूंदे बैठा हुआ है। उसकी तबीयत खराब होती है, नासाज होती है, लेकिन उसकी सुध लेने के लिए कोई नहीं जाता है। लेकिन एक ऐसा नाम है तो ये कहानी है राम बाबू उर्फ जंगली की। नेटवर्क 10 दिखाने की कोशिश कर रहा है आपको वो दास्तां, एक ऐसे शख्स की दास्तां जो आपको रूबरू कराएगी उस सच्चाई से जो शासन और प्रशासन की तमाम दावों की पोल भी खोलता है। दरअसल राम बाबू उर्फ जंगली अपना लंबा वक्त, अपने जीवन का लंबा वक्त गुजार चुके हैं। 28 साल का लंबा वक्त कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता, ये एक बेहद लंबा वक्त होता है। और राम बाबू ने ये जीवन का ये लंबा वक्त जंगलों में गुजारा है। इसलिए नहीं कि उन्हें जंगल में रहना अच्छा लगता था, दरअसल इसलिए क्योंकि वो जंगलों को बचाना चाहते हैं, जंगलों से संवाद करते हैं, प्रकृति से संवाद करते हैं राम बाबू, और वन्य जीवों के साथ भी वो संवाद करते हैं और उन्हें बचाने की पूरी मुहिम, साथ ही साथ वो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल को बचाने के लिए भी अकेले दम पर मुहिम चला रहे हैं। ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर वो शासन कहां खोया हुआ है, क्यों चुप बैठा है, प्रशासनिक अमला क्यों चुप बैठा है, वो तमाम संगठन क्यों चुप बैठे हैं जो प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, लेकिन जो शख्स इसको बचाने के लिए आगे आया है, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के लिए तैयार है, उसकी सहायता करने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आता है। आप भी इस पूरे मुद्दे पर हमें अपनी राय दे सकते हैं, अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर आप रख सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर, उन नंबर पर आप फोन करके हमें बता सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय है क्या। तो यह विडंबना है इस उत्तराखंड की, जो व्यक्ति पर्यावरण को बचाने के लिए अकेले दम पर मुहिम चलाता है, जो प्रकृति और मनुष्य के बीच एक सार्थक संवाद स्थापित करने की कोशिश करता है, और जो उदाहरण बन सकता है पूरी मानव जाति के लिए कि किस तरीके से पर्यावरण को, प्रकृति को मनुष्य के साथ जोड़ा जा सके और संवाद स्थापित किया जा सके दोनों के बीच में, वन्य जीवों को किस तरीके से बचाया जा सके, उनका जो अपना हैबिटेट है, उनका जो प्राकृतिक वास है, उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, जो कोशिश कर रहा है इस पूरे मुहिम को अकेले दम पर चलाने की, उसके बारे में सुध लेने वाला कोई नहीं है। जब वो अस्पताल के बिस्तर पर अकेले लेटा रहता है तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं जाता है ये सुध लेने के लिए कि जंगली आपकी हालत कैसी है, क्या आपके पास इतनी सहूलियत है कि आप अपना इलाज करा सके। ये तो खुदा का शुक्र है, शायद प्रकृति की कृपा है कि जंगली इस वक्त भले चंगे हैं और फिर से चलने फिरने लगे हैं, लेकिन दर्द उनको साल रहा है अंदर ही अंदर। मोनाल पक्षी को बहुत हद तक उन्होंने बचाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी न्यूज रूम से शोएब रजा। शोएब, इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, प्रशासनिक अमला कहां खोया हुआ है, शासन कहां सोया हुआ है, एक शख्स जो वाकई में काम कर रहा है जंगल को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए, उसके बारे में सुध लेने वाला कोई है ही नहीं। बिल्कुल आशीष, देखिए साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से राम बाबू उर्फ जंगली लंबे वक्त से वन्य जीवों के लिए काम करते आए हैं, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि प्रोत्साहित जरूर किया गया, कई बार सरकार की तरफ से कई बार इनामों से नवाजा गया, लेकिन जो संजीदगी के साथ कोशिश होनी चाहिए थी शायद वो कोशिश अब तक नहीं हो पाई। यही वजह है कि पिछले दिनों जब जंगली
अस्पताल में भर्ती थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, सांस की उनको बीमारी है, तो उस वक्त की अगर बात की जाए तो कोई उनको देखने तक नहीं आया। हम लगातार इस आवाज़ को उठाते रहे, हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं, लेकिन ना जाने जिम्मेदार लोग कहाँ सोए हुए, चाहे वन विभाग की बात करें या फिर नेताओं की बात करें, कोई देखने तक दून अस्पताल में जंगली को नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि लापरवाही ज़रूर है और शायद जिम्मेदार जो हुक्मरान हैं, जो लोग हैं, वो जानबूझकर अनजान बनते रहते। कई लोगों से हमारी बात भी हुई थी, जो अधिकारी थे, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बड़े अधिकारियों का ये काम है, छोटे अधिकारी क्या करे, इस तरह की बातें सामने आई थी, यानी कि लापरवाही भरा रवैया तमाम देखने को मिला था। आशीष, हमारे साथ खुद राम बाबू जंगली भी मौजूद है, क्योंकि अस्पताल में लंबा वक्त उन्होंने बिताया, उसके बाद थोड़ा स्वास्थ्य सही हुआ तो हमारे दफ्तर वो पहुंचे और अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे खुद बातचीत करते हैं। राम बाबू जी, आपका स्वागत है नेटवर्क 10 में। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। आप लंबे वक्त से अस्वस्थ थे, अस्पताल में थे, लगातार आपने गुहार भी लगाई कि चाहे सीएम की बात करें या फिर दूसरे लोगों से भी आपने कहा कि मिलने आए, उनका हालचाल, लेकिन कोई आपसे मुलाकात करने तक नहीं पहुंचा। कितनी अनदेखी आपकी की जा रही है और कितना ये निराशा आपको हाथ लगी इस बार? निराशा तो मुझे इतनी लगी है, बहुत ज़्यादा निराशा लगी। मुझे पूर्ण विश्वास ये हो रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जो बरसात में अभी बने हमारे भगवान जी, ये जरूर मुझे देखने जरूर आएंगे। ये इतना ऐसी गुहार लग चुकी थी कि आना था, लेकिन हो सके कि जिस प्रकार बात सुनाई जा रही थी कि बाहर में बिजी थे, उसके वास्ते मैंने उनको कुछ नहीं बोला है। लेकिन अब ये फ्री हो गए हैं तो थोड़ा इनको देखना चाहिए वास्तविक, क्योंकि मुझे अच्छा लगता अगर कोई भी अगर वहाँ पर आते हैं मुझे देखने के लिए, तो मुझको भी सब्र हो जाता कि ये लोगों ने मुझको देखा है और किस स्थिति में मैं वहाँ पर पड़ा हूँ हॉस्पिटल में, एक गंगा की चपेट में आके, और गंगा को बचाने की मुहिम में जुटते हुए और मुलाल पक्षी को बचाने के लिए ये मैंने गुहार लगाई, क्योंकि मुलाल पक्षी का जो विनाश किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, तो ये अगर ये ख़त्म हो गया सारा तो हमारे राज्य का नाम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, मोनाल पक्षी के लिए आप लगातार बचाने के उसके अस्तित्व क्योंकि खत्म होता जा रहा है और आप लगातार काम करते आए हैं। आपने सरकार को या जिम्मेदार लोगों को इस बारे में अवगत कराया? आपने मिले एक अवगत कराया, मार्केट अलवाजी को मैंने भी अवगत कराया और उनको मैंने अपनी मुलाल पक्षी की सिंदरी भी दी और रुद्राक्ष का पौधा भी उनको दिया। और है तक कि नहीं, गवर्नर मैम ने बहुत मेरी सर्वप्रथम मेरी बधाई दी कि आप ऐसे योग्य व्यक्ति है, आप पर्यावरण के कार्यों में भी काम करते रहते हैं और गंगा सफाई अभियान में भी आपने काम किया, अच्छा काम किया, हम आपके लिए बधाई देते हैं। मैम ने बोला है, मैडम ने बोला, मार्केट अलवाजी ने, और उन्हें मुझे बधाई दी, पूरा प्रशासन ने मुझे बधाई बात की, अच्छा काम आप कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी मेरी तरफ देख लेते थोड़ा आके तो मेरे दिल को शांति मिल जाती। लेकिन कुछ ऐसे वन विभाग के कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने आज, मैं जब मुलालों की जनसंख्या की गणना करने गया था तो वहाँ पर एक ऐसा अधिकारी है जो जिसका नाम है सिंह साहब जी हैं, वो इसके SDO साहब, उन्होंने मुझे बहुत कच्ची एक लैंग्वेज बोली और मेरे सामने बोल रहा वो आदमी और बोल रहा है कि अभी 10 दिन बचे हैं आग लगने के लिए जंगल में, और आग लगी है जंगल में, अब भड़क रहा है पूरा जंगल, सारे वन्य जीव खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन उस आदमी को शर्म नहीं आई, एक नुमाइंदा आदमी, एक जंगलात का आदमी कर्मचारी होकर भी इतने गंदे लुच्चे शब्द बोल रहा है जो मुझे पसंद नहीं है। नहीं, आपने बोला कि अधिकारी ये कह रहे थे कि 10 दिन बचे आग लगने के लिए, यानी उनको पता रहता है, उनको पता रहता है। इसका मतलब ये होगा जंगल इनकी वजह से सारा विनाश हो रहा है, तबाही हो रही है, वन्य जीव खत्म होते जा रहे हैं, इनकी वजह से होते जा रहा है। अब विश्व बैंक से रुपया आ रहा, करोड़ कहाँ लग रहा हूँ पैसा, कोई कहीं भी पैसा नहीं लग रहा। अगर लगा होता तो जंगल साफ बच जाता, हमारे वन्य जीव साफ बच जाते। मुझे चिंता बनी है तो इस प्रकार की बनी है। ऐसा अधिकारियों को बख्शा ना जाए, शासन की तरफ से मेरी सख्त कड़ी वो है। तो निश्चित तौर पर देखिए आशीष, गुस्सा भी है और नाराजगी भी साफ तौर पर है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात एक राम बाबू ने कही वो ये कि अधिकारी एक ये कहते हैं कि 10 दिन बचे हैं आग लगने में जंगलों में। और उत्तराखंड में सब बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा है कि जब भी गर्मियों की शुरुआत होती है तो जंगलों में आग लगनी शुरू हो जाती है। कई जगह वन संपदा जो उनका काफ़ी नष्ट होती है, हर साल का ही ये मामला है। और अगर इस तरह से कोई अधिकारी बोलता है कि 10 दिन बचे हैं आग लगने में, अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है और गौर करने वाली बात है कि शायद फिर मिली भगत के जरिए ही शायद ये आग लगाई जाती है और इसके पीछे कुछ और भी वजूहात है। आशीष, बिल्कुल शोएब, थोड़ा असहज हो जाना जंगली का इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करते वक्त लाजमी है, क्योंकि एक लंबा वक्त राम बाबू उर्फ जंगली ने गुजारा है जंगलों में, 28 साल का लंबा वक्त गुजारा है। और जिस तरीके की हालात उन्होंने देखे हैं, जंगलों को शहर में कंक्रीट के जंगल में तब्दील होते हुए भी उन्होंने देखा है। लिहाजा किसी भी
जंगल प्रेमी को, जिसे वन्य जीव से प्यार हो, वन्य जीवों से प्यार हो, जंगल से प्यार हो, प्रकृति से प्यार हो, उसे ये दर्द बड़ा गहरा महसूस होता है और लिहाजा बातचीत करते वक्त जंगली का इतना असहज हो जाना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन जिस तरीके के आरोप वो लगा रहे हैं, ये बड़े संगीन आरोप हैं अपने आप पे, और हम इस चीज को महसूस भी कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल शोएब आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर देहरादून के जिलाधिकारी रमन जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। रमन जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत एंटरटेन में। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है जिलाधिकारी महोदय से, लेकिन हम फिर कोशिश करेंगे कि हम बातचीत कर सकें। शोएब, आपसे बातचीत चल रही थी, जिस तरीके के आरोप लगा रखे हैं, साफ तौर पर कहा जा सकता है, अभी हाल की बात देखें तो कल जिम कॉर्बेट पार्क में एक बड़ी भयानक आग लगती है, बहुत बड़ा क्षेत्र उस आग के चपेट में आता है, बहुत सारे जो वन्यजीव हैं उसकी चपेट में आते हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से वन विभाग लापरवाही भरा रवैया अपनाता है, गर्मियों में लगने वाली आग को लेकर वो वन संपदा को खाक करने के लिए बहुत है। साल की यही कहानी है और इस बार अगर अभी 2 ही दिन गुजरे जब सीएम ने वन जो अधिकारी है उनकी बैठक भी ली थी और साफ तौर पर उनके निर्देश थे कि वन संपदा को जो नष्ट करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं उन पर भी चर्चा की गई थी। यानी कि क्योंकि अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो 60% से ज़्यादा जंगल है यहाँ पर और काफ़ी अहम रोल यहाँ पर एक तरीके से जंगलों का रहता है। निश्चित तौर पर ये एक सोचनीय भी विषय है कि जिस तरीके से जंगलों की जो वन संपदा है वो नष्ट होती जा रही है, हर साल आग लगती है और उसके कारणों को ढूंढने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि आज तक भी ऐसे कोई रणनीति या एक नीति नहीं बना पाए है सरकार या जिम्मेदार लोग नहीं बना पाए जिससे जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाया जा सके। राम बाबू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जंगलों में हर साल आग लगती है, वन संपदा नष्ट होती है, नुकसान होता है और उत्तराखंड में ज़्यादातर जंगल है, यहाँ पर इस राज्य में हरा भरा इस प्रदेश कहा जाता है, लेकिन हर साल जो आग लगती है किसको जिम्मेदार आप मानते हैं, क्या वजह वो? मैं जिम्मेदार किसी को नहीं मानता हूँ। मैं अगर गांव की बातों को लेकर चलता हूँ, गांव के लोगों के लिए अंदर ऐसा नियम नहीं है, गांव के लोग आग नहीं लगाते, गांव के लोग आग नहीं लगाते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बीड़ी सुलगाते हैं और गाड़ी बाहर में जो है फेंक देते हैं, उससे भी आग लगती है। और दूसरी बात है, गांव की रही बात, अगर वो आग लगा भी देते हैं तो उनको सब पता रहता है कि आग क्यों लग रही है, किस कारण लग रही है, और वो जानबूझ के भी गांव के लोगों को अगर मालूम चले वो गांव के लोग ऐसे जानबूझ के आग नहीं लगाते। तो कौन लोग किसको मानते हैं आप? मैं सबसे दोषी मैं जंगलात को मानता हूँ, जंगलात ही दोषी है। जंगलात वालों की मिली भगत से सारा कार्य होता है और इतना बजट आता है, इतना करोड़ों अरबों रुपए खरबों आ रहा है कि क्यों ना उसका निरंतर किया जाए, उस आग का संविधान किया जाए। जब एक अधिकारी मेरे सामने बोल रहा है कि 10 दिन बचे आग लगने के, तो अभी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? निश्चित तौर पर देखिए गुस्सा भी है और नाराजगी भी यहाँ पर। शोएब, राम बाबू आपके साथ बने हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो जिस तरीके से वन्य जीवों को बचाने की मुहिम चलाए हुए हैं, जब वो जंगलों में जाते हैं वहां पर ये मुहिम चलाते हैं जिस तरीके से, तो कितना सहयोग उनको वन विभाग के अधिकारियों का मिलता है भी या नहीं मिलता, और मिलता है तो कितना मिलता है? बिल्कुल जंगली जी, जब आप जंगलों में जाते हैं, वन्य प्रेमी है आप क्योंकि, तो कितना सहयोग आपको मिलता है वन अधिकारियों का? वन अधिकारियों से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला, अगर मिला भी है तो ये अपने स्वार्थ के लिए मेरे से काम लेते हैं कि ये मेरे गोष्ठी में आएंगे और मेरी गोष्ठी में ये बात करेंगे और इनको जो मर्जी आएगा इनको पैसा दिया जाएगा, इन्हें ये खरीदते हैं कलाकार को। जो आप कोशिश करते हैं वन्य जीवों को बचाने के लिए, मैं पैसों नहीं करता काम, मैं अपने वन संपदा को बचाने के लिए काम करता हूँ। मुझे पैसों का भी लालच नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हमारी वन संपदा बचे, हम बचे, लेकिन भगवान उतना दे दे जो हमारा आना निकल जाए, जाना निकल जाए, हमारे लिए भी बहुत है, लेकिन खरीद कोई अधिकारी सकता नहीं है हमको। कोई संजीदगी के साथ यानी कि मदद के लिए तैयार है, सहयोग नहीं करता? सहयोग कोई नहीं करता हमारी, आज ना सहयोग नहीं चाहिए हमको सहयोग, पर हमारे जंगल संपदा तो बचे। हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए साफ तौर पर कहना है जंगली का कि कोशिश होती जरूर है और यहाँ पर एक तरीके से देखा भी जाए तो सिर्फ अपना स्वार्थ अधिकारियों का भी होता है, उनको गोष्ठी में बुलाया जाता है
और उनसे भाषण दिलवाए जाते हैं, लेकिन अपना स्वार्थ होता है अधिकारियों का, जबकि एक सहयोग जो निस्वार्थ तरीके से होना चाहिए वो सहयोग नहीं होता। बिल्कुल शोएब, यकीनन अपने आप में ये बड़ी विडंबना है। वैसे दर्शकों को हम बता दें कि इस तमाम मुद्दे पर हमने बातचीत करने की कोशिश की, मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री के दफ्तर से लेकर तमाम जो देहरादून तक के और तमाम जो अफसर हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन फोन पर भी उन्होंने 2 शब्द बोलने से इनकार कर दिया जंगली के बारे में। और आपको ये जानकर अफसोस भी होगा और हैरानी भी होगी कि जंगली नाम के किसी शख्स को तो कई अधिकारी जानते भी नहीं है। तो ये अपने आप में एक नज़ीर है, वो बताने के लिए, अपने आप में एक उदाहरण है ये बताने के लिए कि हमारा शासन, हमारा प्रशासनिक अमला कितना संवेदनशील है वन जीवों को बचाने के लिए और जंगलों को बचाने के लिए। जो अकेला शख्स लड़ाई लड़ रहा है जंगलों के लिए, उसके बारे में मालूमात ही नहीं है, उसके नाम के बारे में पता ही नहीं है तमाम अफसरों को। वैसे आप भी राम बाबू उर्फ जंगली से सवाल कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। हमें फोन कर सकते हैं आप, हमारे फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वैसे शोएब, आपसे भी जानना चाहेंगे और जंगली बाबू से भी जानना चाहेंगे, राम बाबू से भी जानना चाहेंगे कि जो कुछ भी ये आरोप लगा रहे हैं उनका आधार, और दूसरी बात ये कि इन्होंने एक बेहद लंबा वक्त गुजारा है जंगलों में, जंगलों को धीरे धीरे ये खत्म होते जरूर देख रहे होंगे, एक दर्द इनके अंदर भी होगा। मोनाल पक्षी के बारे में अगर बात करें तो मोनाल की फिलहाल क्या स्थिति है, क्या उसके हालात हैं, कितनी संख्या होगी, क्या हालात होंगे उसके? बिल्कुल आशीष, देखिए साफ तौर पर अगर देखा जाए तो लंबे वक्त से काम करते आए हैं राम बाबू जंगली पशुओं के लिए। और एक चीज़ जो आपने पहले कही थी कि कई लोग ऐसे हैं कि जंगली को नहीं जानते, इसको हम विडंबना ही कहेंगे कि पिछले 28 सालों से लगातार जंगलों में काम कर रहे हैं, पशुओं के लिए काम कर रहे हैं, जंगलों के लिए काम कर रहे हैं राम बाबू उर्फ जंगली। तो यकीनन अगर कोई अधिकारी या फिर कोई नेता इनको नहीं जानता तो शायद ये विडंबना कहेंगे कि जो अनदेखी की जाती है जो समाज सेवा करना चाहता है या फिर इस तरह के काम करता है, क्योंकि कई बार प्रोत्साहित किया जा चुका है, बड़े बड़े नेता इनामों से नवाज चुके हैं जंगली को। यह निश्चित तौर पर एक अनदेखी और एक तरीके से लापरवाही भरा रवैया शायद ये जिम्मेदार लोगों का है कि उनको पहचानते नहीं। दूसरी बात आपने कही कि मोनाल पक्षी के बारे में हम खुद राम बाबू से जानते हैं। अगर मोनाल पक्षी की अभी की बात करते हैं तो राज्य में क्या स्थिति है? आप देखिए, अगर मैं 13 जिलों में इनकी गणना जो की है आज से वर्ष 2008 में, तो उस समय उनकी जनसंख्या थी लगभग 10,069 के करीब। अब जब मैं दूसरी वर्ष में गया 2012 में, तो अब उनकी गणना मैंने जब गिनी तो 3029 निकली। बाकी मार मार के लोगों ने खा लिया, क्योंकि लापरवाही किसकी से, जंगलात की लापरवाही से ये सारा खलास हो रहा है, सारे वन्य जीव प्राणी खत्म होते जा रहे हैं। अगर निरंतर अगर ये वन विभाग अपने आप में सक्षम हो जाए तो ये हमारे मोलाल पक्षी भी ना मरे और हमारा मोलाल पक्षी का एक व्याख्यान खातिर कार्यक्रम चल सकता है और इसका एक केंद्र भी खोला जा सकता है, जिससे कि सरकार की तरफ से एक केंद्र निश्चित किया जाए, जैसे कि इनको सुरक्षित रखा जा सके और उनको ना मारा जाए और उनके लिए गार्ड की व्यवस्था की जाए या मुझे बाहर की व्यवस्था दे। और जो भी अपराधी उनको मार दे, मुझे मिल गया तो मैं सीधा शासन के प्रशासन के कदमों में उस अपराधी को डाल दूंगा। आगे क्या करेंगे आप, क्या कदम उठाएंगे? अगर यही रवैया चलता रहेगा, अगर इसी प्रकार आप तो 2029 रह गए, 2029 रहने में से अगर ये तभी खत्म हो गया तो हमारा राज्य का नाम खत्म हो जाएगा। इसे बचाना है मुझे, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मुझे टंकी से छलांग मारनी पड़ जाए, मैं लेकिन अपनी मोलाल पक्षी को बचा के रहूंगा, ऐसी मुझे चिंता है। देखिए, निश्चित तौर पर आशीष देखा जाए तो काफ़ी क्योंकि प्यार करते हैं पशुओं से और जंगलों में पिछले 28 सालों से तमाम काम करते आए हैं, तो यकीनन दर्द है जंगली के दिल में भी। और शायद उन अधिकारियों को अब सोचना होगा, उन जिम्मेदार लोगों को अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए जो लापरवाही दिखाते हैं। और साफ तौर पर अगर देखा जाए कि जंगली इस तरीके से कह रहे हैं कि हर साल दर साल गुजरते वक्त के साथ साथ मोनाल पक्षी की जो तादाद है वो घटती जा रही है, उसको बचाने की ज़रूरत है। तो यकीनन अब उन जिम्मेदार लोगों की यहाँ पर कोशिश होनी चाहिए, जो कर सकते हैं अगर संजीदगी के साथ कदम उठाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और नाराज़गी है जंगली में। और
यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि टंकी से भी छलांग लगा देंगे। तो निश्चित तौर पर हम ये सोचने का विषय है कि एक पशु प्रेमी अगर इस कदर उसके दिल में दर्द है पशुओं के लिए, तो जिम्मेदार लोगों को भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, जंगली से भी बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे दर्शक ललित मोहन जोशी काशीपुर से जुड़ रहे हैं। ललित साहब, क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर आपका? हाँ सर, मैंने इनका इंटरव्यू कई बार देखा है जी, और इनकी भावनाओं से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ जी। मैं एक कविता इनके ऊपर अभी अभी बनाई है जी, सुनिएगा सर। जंगली जंगल और जंग जी, जंगली जंगल और जंग जी, पशु पक्षी ये सब तेरे संग, पशु पक्षी ये सब तेरे संग, जी, गंगा अविरल बचाए जी, तेरा अंग अंग अंग। जी। आज तू अस्वस्थ रहा, ना कोई पर्यावरणविद, ना पहुंचा प्रशासनिक अमला पहुंचा तेरे संग। पुरस्कार कितने ही मिले, पुरस्कार कितने ही मिले, जब मौके पे नहीं पहुंचा तेरे कोई संग। तू निरंतर करता रहा जंग, तू निरंतर करता रहा जंग। चिड़िया बाबुल हर जंगली तुझे पुकारे हर घड़ी, आजा मेरा मन मेरे संग, मेरे संग। बहुत खूब, बहुत खूब, और बहुत शुक्रिया आपको, आपने जंगली के इस दर्द को भी महसूस किया है। ललित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपनी जो आपने छंदबद्ध आपने जो प्रतिक्रिया की है इसके लिए। और जो परेशानी, जो दर्द जंगली को है, वो ये एक बड़ा दर्द ये भी है कि हर साल जंगलों में भयानक आग लगती है, वन संपदा जलकर खाक हो जाती है और उसमें वन्यजीव भी खाक हो जाते हैं। ये कोई यूं ही बात नहीं करते हैं जंगली। दरअसल जंगली को भी पता है कि जब एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नीतियां बनाने वाले नीतियां बनाते हैं तो उनको यह पता भी नहीं होता कि जंगलों में आग जो लगती है उसकी तपिश होती क्या है। उस तपिश को तो जंगली महसूस करते हैं, और जंगली वो शख्स हैं जो जब आग लगती है तो उस आग में भी अंदर जाकर ये कोशिश करते हैं कि वन्य जीवों को बचाया जा सके। लेकिन वो तमाम अफसरान जो एयर कंडीशन कमरों में बैठे होते हैं वो ये कोशिश नहीं कर पाते। उनके हाथ तो सिर्फ कलम पकड़ते हैं और कागज पर नीतियां बनाकर ही रुक जाते हैं। ये नीतियां हकीकत में उतरी धरातल पर या नहीं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें उस आग की तस्वीर है जो जंगलों में इस तरह की आग हर साल लगती है उत्तराखंड में, और नीतियां इस आग में जलकर राख भी हो जाती हैं, न जाने कहां रह जाती हैं। बचाने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं वो नीतियां कहीं दिखाई नहीं पड़ती, और हर साल एक बड़ी वन संपदा जलकर खाक हो जाती है और सिर्फ एक जंगली रह जाते हैं जो इस तपिश को महसूस करते हैं। अफसरान शायद इस तपिश को जब महसूस करने लगेंगे तो उन्हें यह पता चल जाएगा कि वाकई में किस तरीके से जंगलों को बचाया जाता है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार जंगली राम बाबू उर्फ जंगली शोएब जुड़े हैं। शोएब, आपके माध्यम से जंगली से जानना चाहूंगा किस तरीके से जब हालात होते हैं जंगल में आग लगती है तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये खुद उस आग के बीच में गए हैं और वन्य जीवों को बचाया है इन्होंने। किस तरीके के हालात होते हैं जब जंगल में आग लगती है और जंगल की आग लगातार बढ़ती चली जाती है, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, किस तरीके के हालात होते हैं? बिल्कुल राम बाबू जी, जंगल में आग लगती है, हर साल के ही वाकया अब होने लगा है, लेकिन आप कभी गए हो जब आग लगती है वन्य जीवों को आपने बचाओ, किस तरह का अनुभव आपका रहा? मैंने देखो, मैं गया भी हूँ और आग का भी फॉर्मूला जो है मेरा फॉर्मूला वो इसके बारे में निर्देश किया गाँव के लोगों को, स्कूल के बच्चों को भी बताया मैंने कि बच्चों अगर हमें वन प्राणियों को बचाना है तो अपने मम्मी पापा को, अपने सारे पेरेंट्स लोगों को आप आग बुझाने की हेल्प भी कराओ, और अपने गांव में जाओ, बोलो अपने पेरेंट्सों को भी बोलो कि हमारे साथ में हेल्प करें। मैंने यहाँ तक भी बोला जंगलात लोगों के लिए कि भाई हमारे जंगलात के लोगों की हेल्प भी लो, और जब भी आग लगाते कोई अधिकारी मिल जाए, कोई एग्जेक्ट को भी मिल जाए, वो पूरी सूचना जो है वन विभाग को दीजिए। ये पूरा बच्चों से बोला मैंने ये लाइक। कभी आपका खुद का अनुभव, कभी आग लगी हो आपने वन्य जीवों को बचाया? मैंने खुद आग बुझाई है
जाके जाके गांव-गांव में जाके लोगों को भी प्रेरित किया। भैया मैंने आग तो क्या, मैंने लोगों को इतना भी बड़ा संदेश दिया कि भाई जंगलों को आग से बचाओ। जंगल आग से तो बचेंगे ही बचेंगे कि हमारे वन्य प्राणी भी बच जाएंगे। और सबसे बड़ी मुख्य आग लगने का मुख्य कारण क्या है, सबसे बड़ा खतरनाक पेड़ है पतरोल, ये पिरूल। पिरूल को भी मैंने उन लोगों की भी बोला, इस पिरूल को इकट्ठा करके सारे गांव के लोगों को भी बताया, मैंने ये भी बात बताई कि पिरूल को इकट्ठा करके कोयला भी बन सकता है, इसका सब कुछ होता है, इसको दाम भी मिल सकता है गांव के लोगों को। और बिको रहे गांव का आदमी बेरोजगार, उसको पिरूल को इकट्ठा करके फैक्ट्रियों में बेचो उसको, और उसके कोयला बनेगा, उसको पैसा भी मिलेगा, उनको दाम भी मिलेगा, हमारे जंगल सुरक्षित भी बचेंगे, हमारे जंगल साफ बच जाएंगे। शोएब, बिल्कुल आपका दर्द भी जायज है, सबने सुना भी देखा भी, जनता भी आपको देख रही है। अगर अभी भी सरकार नहीं सुनती, पिछले 28 साल से आप जंगलों के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या कदम उठाएंगे, क्या आगे की योजना क्या है आपकी? मैं आगे की मेरी योजना ये है, अगर इसी प्रकार जंगल हर साल इसी प्रकार आग लगती रहेगी और इधर जरा सी जंगलात की लापरवाही इसी प्रकार में होती रहेगी, या अपने स्वार्थ के चक्कर में ये दूसरों का काम देते रहेंगे, ये करते रहेंगे कि हम अपना बिल बना रहे हैं, हम अपना बजट बना रहे हैं, अपना कुछ कर रहे हैं, तो ये तो बजटों के चक्कर में घूम रहे हैं लोग। और मैं घूम रहा हूँ, जंगल को आग से बचाया जाए, वनों को आग से बचाया जाए। ये तभी बचेंगे जब हम लोगों के अंदर एकता होगी। और एकता का होना, गांव के लोगों को मैं बोलता हूं कि मेरे भाई बहनों मेरे साथ जुड़ो और जंगलों में आग बुझाने चलिए, और हम भी आपको सहयोग देंगे। चलिए, तो क्या आगे की क्या योजना है? अब आगे की मेरी ये योजना है, आप देखिए जहाँ तक रही वनों की, आप एक अधिकारी ने जब मेरे सामने पोखरी में इतना बोला अपनी गेस्ट हाउस में कि राम बाबू जी और अन्य लोगों से भी बोला, अभी 10 दिन बचे हैं आग लगने के लिए, और आग का जंगल सुहा हो रखा है, और करण पर्या का पूरा उसी का जंगल आग से चपेट में आया। रजा, उसी आदमी ने आपसे और राम बाबू से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे एक दर्शक जुड़ रही हैं हल्द्वानी से। मेघा, क्या कहना है आपका इस पूरे मुद्दे पर? मैं सर ये जानना चाहती हूँ कि आम जनता किस तरह मदद कर सकती है इनकी, ये जंगली जानवर और ये हमारे राज्य पक्षी मोनाल को बचाने के लिए। मैं आपका प्रश्न जंगली तक पहुंचा देता हूं, खुद जवाब देंगे। शोएब, एक हमारी दर्शक हैं मेघा हल्द्वानी से, वो जानना चाहती हैं राम बाबू से ही उसका जवाब सबसे मुफीद मिलेगा कि किस तरीके से आम जनता जुड़ सकती है जंगली से और किस तरीके से वन्य जीवों को बचाने की मुहिम में उनका साथ दे सकती है। रजा जी, हमारी एक दर्शक जुड़ रही हैं मेघा हल्द्वानी से, वो ये जानना चाहती हैं जंगली से कि किस तरीके से उनकी मुहिम में आम जनता उनका सहयोग कर सकती है। हाँ बिल्कुल, राम बाबू जी, एक हमारी दर्शक जुड़ी है, वो ये जानना चाहती है हल्द्वानी से कि कैसे आपका सहयोग करे आम जनता, क्या सहयोग आप चाहते हैं आम जनता का? मैं आम जनता का सहयोग ही चाहता हूँ, आम जनता मेरा यही सहयोग कर दे, क्योंकि मैं आने जाने में दिक्कत होती है, मुझे परेशानी होती है, मेरे पास पैसा नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं कैसे वर्क करूँगा, कैसे घूमूंगा मैं गांव में जंगलों में जाके, कैसे मैं वैसे भी मेरी स्थिति खराब हो रखी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आर्थिक तंगी से भी परेशान हूँ, जाऊँ तो कैसे जाऊँ, कहाँ से जाऊँ, क्या करूँ, मेरे पास बहन की व्यवस्था भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर मेरे गाँव के लोग ही इतनी व्यवस्था कर दें, चाहे ना करें जंगल फॉरेस्ट के लोग ना करें मेरे, लेकिन गाँव के लोग मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, मैं उनके लिए जान भी दे दूँगा। तो निश्चित तौर पर देखिए, आर्थिक तंगी है, माली हालत भी कमज़ोर है जंगली की, वो कह रहे हैं और गांव के लोगों से सहयोग मांग रहे हैं कि रहने की या फिर जहां वो जाते हैं वहां उनकी व्यवस्था कर दी जाए, ताकि जो काम है उनका वो उसको आसानी के साथ कर सके, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन एक सवाल ये भी जंगली जी, इस तरीके से मैंने पहले ही पूछा था, सरकार लगातार लापरवाही भरा रवैया सरकार का रहा है, प्रशासन का रहा है, जिम्मेदार लोगों का रहा है। आगे अगर इस तरह ही रहता है, गांव के लोग सहयोग आपको करते हैं, सरकार फिर भी नहीं जागती, सरकार के खिलाफ कोई किस तरीके से आप, तो सरकार के लिए मैं अलग ही नियम छाड़ दूंगा, फिर मेरा नियम अलग होगा। अगर ये मुलाल पक्ष की जहाँ तक मैं काम किया है, मुलाल पक्षी को बचाने के लिए मैंने मुहिम में जुटे, और गवर्नर साहब को भी मैंने उनके कानों में डाली बात, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री निशंक पोखरियाल जी के दिमाग में मैंने ये बात डाली, हरबंस कपूर जी के दिमाग में मैंने डाली, अन्य जितने भी हमारे बीच में के नेता हैं उनके दिमाग में मैंने सारी बात डाली। उनको पता हो गया कि जंगली का वर्क अच्छा है और उसका काम अच्छा है और वो मेहनती लड़का है, और 2,68,000 पेड़ मैं अपने बलबूते पर लगा चुका हूँ। अगर इतना जंगलात लगा दे, इतना हरा भरा जंगल को कर दे, तो एक दिन ये हमारी नौबत आएगी नहीं प्रकृति पे इतना विनाश होने की। शोएब, आपसे और आपके माध्यम से जंगली से जानना चाहेंगे हम, और हमारे तमाम दर्शक की अफसरान का हमने रुख देख लिया है। अफसरान खामोश बैठे हैं, उनको जंगली से कोई लेना देना नहीं है। हर साल
उत्तराखंड के जो बड़े इलाके हैं जहां जंगल हैं वहां पर आग लगती है और वन्य जीव उसमें स्वाहा हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जलकर मर जाते हैं और वन संपदा भी जलकर राख हो जाती है। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि जिस तरीके से 28 सालों से लगातार जंगलों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए फिर रहे हैं, क्या इनकी जिंदगी अब ये मान चुके हैं जो एकदम लापरवाही है वो इनकी जिंदगी को भी इसी तरीके से खत्म कर देगी। आपसे सवाल जरूर लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सुरेश पाल जुड़ रहे हैं कोटद्वार से। पाल साहब, क्या कहना है आपका इस तमाम मुद्दे पर? पाल साहब, आपसे अनुरोध है कि अपनी टीवी का जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा धीरे कर लें ताकि हमारी और आपकी बातचीत सहूलियत से हो सके। हाँ सर, ये जंगली साहब का प्रोग्राम देख रहे थे हम जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार पाल साहब, अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीरे कर लीजिए आप। हाँ, टीवी का वॉल्यूम कर दिया साहब, धीरे कर दिया जी, अब बोले। हाँ सर, ये जंगली साहब का प्रोग्राम देख रहे हैं ना हम जी। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनका जो ये जिंदगी जो बचा रहे हैं ना, ये लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, ये जंगल को नहीं बचा रहे हैं जी। एक्चुअल में जंगल मतलब पेड़ पौधे, ऑक्सीजन यहीं से मिलता है हमें, सब कुछ जंगली जानवर हो, कुछ भी हो, पेड़ पौधे हो। तो जंगली साहब कह रहे थे कि बोला कुछ मदद चाहिए जैसे गांव वालों की उसकी, तो जंगली साहब को जरा एक न्योता है हमारा घोटियाल क्षेत्र में, एक तला बदलपुर में लहसुन प्रभाग में जी, बड़े एक बार वहाँ राउंड मारे, उसके बाद हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे जी। ग्राम सिद्धपुर ढोटियाल से जी, यकीनन आपका ये संदेश हम जंगली तक पहुंचा देंगे और हम भी उम्मीद करेंगे कि आप न सिर्फ अपने तक बल्कि एक बड़ा वर्ग अपने साथ तैयार करें जो जंगली की राम बाबू की मदद करे। दरअसल ये मदद न सिर्फ राम बाबू की होगी बल्कि पूरे उत्तराखंड की होगी, उत्तराखंड के उन जंगलों की होगी, उन वन्य जीवों की होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस आश्वासन के लिए। अपने आप में ये बड़ा सवाल है। शोएब, आपसे और आपके माध्यम से जानना चाहेंगे जंगली से कि जिस तरीके से हर साल वन्य जीव खाक हो रहे हैं जंगलों की आग में, दावानल में, क्या मान लिया जाए कि 28 सालों का लंबा वक्त गुजार दिया है राम बाबू ने जंगलों में और आग की तपिश को भी महसूस किया है, क्या वो मान चुके हैं कि उनकी जिंदगी अब इसी तरीके से रह जाएगी, जंगलों की आग को देखते देखते कहीं गुम हो जाएगी उनकी आवाज या फिर कोई सुनेगा भी उनकी आवाज? बिल्कुल। देखिए, आपको 28 साल का लंबा अरसा हो गया है जंगलों और जंगली जानवरों को बचाने के लिए, लंबा वक्त एक तय हो गया है और आपकी पूरी ज़िंदगी एक तरीके से कहा जाए कि सिर्फ जंगलों के लिए ही बची है और कटी भी है। तो क्या आगे क्या कदम आपका रहेगा? अब अगला कदम मेरा ये है, लास्ट का कदम है, सीधा मैं गंगा माँ के लिए और अपने मोलाल पक्षी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, छलांग भी मार सकता हूँ और पेड़ से भी गिर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ सरकार के बीच में, कुछ भी। देखिए, निश्चित तौर पर एक दर्द है जो जंगली का वो बाहर आ रहा है और शायद अब उन जिम्मेदार लोगों को यहाँ पर आंखें खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो यही दरख्वास्त करना चाहेंगे, हमारी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जंगली जिससे उनको परेशानी हो। यकीनन क्योंकि जंगलों और पशुओं के लिए जंगली का होना भी बहुत ज़रूरी है और आगे भी वो कदम उठाते रहेंगे। और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए यहाँ पर, लेकिन उन जिम्मेदार लोगों को यहाँ के खोलने की ज़रूरत है, उनको यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि अगर एक इंसान जानवरों के लिए इतना कर रहा है, वो उन बेबस है, लेकिन जब मदद नहीं मिल पा रही तो ये तमाम चीज़ें सोचनी चाहिए ताकि आगे जो काम करे जंगली वो बेहतर हो और उसको सुविधाएं मिल सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए जंगली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। में आने के लिए भी। तो यकीनन आशीष, ये राम बाबू जंगली थे जिन्होंने बताया कि वो लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों की अनदेखी इस कदर है कि वो आज ये कहने को मजबूर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर सरकार ने अभी भी उनकी मदद नहीं की, वो पेड़ से भी छलांग लगा सकते हैं, दूसरे तरीके अपना सकते हैं। ये शायद चेतावनी है राम बाबू जंगली की उन लोगों के लिए जो अनदेखा कर रहे हैं, जो लापरवाही दिखा रहे हैं। आशीष, चलिए शोएब, शुक्रिया आपका, राम बाबू का भी शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, महेंद्र जी जुड़ रहे हैं कोटद्वार से। महेंद्र जी, स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर आप? मैं सर्वप्रथम जंगली जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं जो इन्होंने इतनी बड़ी मुहिम इस पूरे जंगल जमीन और
जल के विषय में चला रखी है जी। और मैं ये कहूँगा कि इनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक निस्वार्थ भावना से जो ये मोनाल पक्षी के बचाव में आ रखे हैं जी, ये धन्यवाद के पात्र हैं। सरकार को भी, शासन प्रशासन को भी इस ओर देखना चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे 1 बीघा या आधा बीघा जमीन कहीं पे मिल जाए जी, और मैं पूरे जमीन का यहाँ पे संरक्षण करके वनों की नई प्रजातियों को उगाऊंगा वहाँ पे, जी, तो मैं चाहता हूँ सरकार को इन्हें जमीन देनी चाहिए जहाँ इतनी जमीन जी, अतिक्रमण जी। के। हमारी भी यही गुजारिश है सरकार से कि उनकी कम से कम इस गुहार को सुन ले। बहुत शुक्रिया आपका मैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए फोन लाइन पर। तो यकीनन जो सरकार ने जिस तरीके से नजरें फेर रखी हैं जंगली की तरफ से, वो अपने आप में बड़ा सवाल लगाती है उसकी उस नीयत पर, जिसमें वो बार बार इस बात का हवाला देती है कि वो जंगलों को और वन्य जीवों को बचाने के लिए बेहद गंभीर है। अब सवाल ये भी है आपके सामने कि जंगलात को बचाने के लिए महज नीतियां बनाएंगे या फिर कुछ आगे भी करेंगे। जंगली और जंगल और उसकी ये जंग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बद्री केदार की खबर, गंगा यमुना पर नजर, देहरादून की चहल पहल, खटीमा की खोज खबर, सूबे का गांव हो या शहर, हर इलाके की पूरी खबर उत्तराखंड न्यूज नेटवर्क 10 के साथ। ज्योतिष एवं वास्तु पर आधारित जगदीश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। 2 दिशाओं का प्रतीक नेटवर्क 10 के इस अभिनव अनूठे प्रयास की पूरी प्रशंसा करता हूँ। ऋषि मुनियों की वर्षों की खोज, शुक्र हमारी कुंडली के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक परिवेश के अनुरूप पॉजिटिव जब हमारा केतु होता है